हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेसन 8 जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति और उससे संबंधित धारणाएं ये लेके आई हूँ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये समष्टि अर्थशास्त्र है तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं। समग्र मांग आ गया, समग्र पूर्ति और उससे संबंधित धारणाएं। इस लेसन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये 12वीं क्लास का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम समग्र मांग के बारे में पढ़ेंगे। समग्र मांग क्या होती है, उसके बाद पूर्ति और उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम लेके आए हैं समग्र मांग। समग्र मांग के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुल मांग या समग्र मांग क्या होती है। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के में हमने क्या पढ़ा था कि एक व्यक्ति की मांग के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति की मांग के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक वस्तु की, जब कोई व्यक्ति एक वस्तु की मांग करता है तो उसका कीमत का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो महंगी वस्तु है उसको लोग कम खरीदते हैं, जो सस्ती है उसको अधिक खरीदते हैं। यानी कि कीमत अधिक है तो उसकी मांग कम है, और अगर कीमत कम है तो उसकी मांग ज़्यादा है, और कीमत अधिक है तो मांग कम है। इस तरह का हमने पढ़ा था कि कीमत का और मांग का उल्टा संबंध है, ये हमने पढ़ा था। तो इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक भी। वहाँ व्यक्तिगत मांग का हमने जिक्र किया था, यहाँ पर समग्र मांग का जिक्र है। समग्र मांग क्या होती है, जैसे नाम से ही पता है, समग्र, कुल। समग्र का मतलब कुल, समस्त, यानी कि वो क्या है, कुल मांग है, समग्र मांग है, समस्त मांग है। पूरी अर्थव्यवस्था के, पूरे राष्ट्र के जो लोग हैं वो कितने वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग करते हैं उसको कहते हैं हम समग्र मांग, एक लेखा वर्ष के अंदर। तो देखो, इसकी परिभाषा क्या बन जाती है। समग्र मांग से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग से है। एक लेखा वर्ष की जो अवधि है, एक वित्तीय वर्ष की जो अवधि है, उसमें लोग जो हैं वो कितनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, वो क्या होती है, हमारी समग्र मांग होती है। तो समग्र मांग के बारे में दो दृष्टिकोण हैं। एक है सामान्य दृष्टिकोण, दूसरा है कीन्सियन दृष्टिकोण। तो हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे। सामान्य दृष्टिकोण क्या कहता है। सामान्य दृष्टिकोण ये है कि जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा था कि कीमत का और मांग का उल्टा संबंध है, विपरीत संबंध है, बिल्कुल वैसा ही सामान्य दृष्टिकोण समग्र मांग के बारे में भी है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने क्या पढ़ा था कि कीमत का और मांग का उल्टा संबंध है, कीमत और मांग का क्या है, विपरीत संबंध है, विपरीत संबंध है। ये हमने पढ़ा था कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग गिर जाती है, और जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है। ये हमने पढ़ा था इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मान लिया कोई वस्तु x है, उसकी कीमत px, ये इधर ले लेते हैं, और उस वस्तु की मांग जो है हमें इस तरफ ले लेते हैं, OX के ऊपर, ये OY है हमारा x एक्सिस, y एक्सिस। तो मांग वक्र हमारा इस तरह से कुछ आता था, ऋणात्मक ढलान वाला इस तरह से आता था कि बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, ऋणात्मक ढलान वाला मांग वक्र है। जैसे मान लिया कीमत OP है तो मांगी गई मात्रा उस वस्तु की क्या है, OQ, और जब कीमत गिर के OP1 हो जाती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, OQ1 हो जाती है। यानी कि कीमत घटी है तो मांग बढ़ गई, और कीमत बढ़ी है तो मांग घट गई, यानी कि कीमत का और मांग का विपरीत संबंध है। बिल्कुल इसी तरह से सामान्य दृष्टिकोण है समग्र मांग के बारे में। समग्र मांग के बारे में सामान्य दृष्टिकोण क्या है, बिल्कुल इसी तरह से है। इसी तरह से हमने क्या लेना है, ये y एक्सिस, ये हमारा O एक्सिस। अब इसके ऊपर हम समग्र मांग लेंगे, क्योंकि हम समग्र मांग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगी हमारी समग्र मांग, AD जिसको बोलते हैं हम, AD एग्रीगेट डिमांड जिसको बोलते हैं। और इस तरफ जैसे हमने लिया था एक वस्तु की कीमत, यहाँ पर आ जाएगा कीमत स्तर, सभी वस्तुओं की कीमतों का औसत। कीमत स्तर क्या होता है, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का औसत। तो इसमें भी मांग वक्र जो है वो हमारा ऐसे आएगा, ऋणात्मक ढलान वाला आएगा, DD कर्व ऐसे आएगा। बिल्कुल उसी तरह से OP1 जब कीमत थी तो वस्तुओं और सेवाओं की मांगी गई मात्रा OQ, और जब कीमत घट के OP1 हो गई मान लिया,
तो मांगी गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्राएं क्या हो जाएंगी, Q1 हो जाएगी। यानी कि कीमत का संबंध मांग के साथ बताया है। यानी कि सामान्य दृष्टिकोण में क्या बताया है कि मांग का कीमत से संबंध है, मांग का कीमत से संबंध है। यानी कि जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग जो है वो गिर जाती है। इस तरह से मांग का और कीमत का उल्टा संबंध बताया है। ये सामान्य दृष्टिकोण बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा था। अब केंजियन दृष्टिकोण की बात आती है। देखो, केन्ज जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने मांग का संबंध आय से बताया है कि जो हमारी आय है, नेशनल इनकम की बात करते हैं हम आय के, क्योंकि पूरे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग की बात नहीं कर रहे, हम समग्र मांग की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि समग्र मांग का संबंध आय से है, आय से रोजगार से, आय से और रोजगार से है। कि जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो मांगी गई वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। जैसे जैसे आय रोजगार बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होगा, मांग बढ़ जाती है। तो ये यूँ कहता है कि मांग का संबंध किससे है, आय और रोजगार से है। देखो, हम डायग्राम से देखते हैं, चित्र से देखते हैं। इस तरफ लेते हैं हम आय रोजगार, आय और रोजगार, और इस तरफ लेते हैं हम एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग, समग्र मांग। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे ये एग्रीगेट डिमांड का जो है वो हमारा ऐसा होगा। अर्थव्यवस्था का जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो इस तरह से होगा भाई, इस तरह से ऊपर की तरफ उठता हुआ इस तरह का होगा। बिल्कुल ये लाइन जो है वो सीधी आए, इस तरह से एग्रीगेट डिमांड का जो है वो ऐसा होगा कि जैसे 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 आय बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, तो मांग भी बढ़ रही है। जैसे देखो, मान लिया ये आय का स्तर है, आय का स्तर ये है, तो मांग जो है हमारी अर्थव्यवस्था में ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये है। मांग ये वही था, मान लिया आय का स्तर बढ़ गया, आय का स्तर ये हो गया, रोजगार का आय का स्तर ये हो गया, तो मांग जो है वो यहाँ बढ़ गई। पहले OQ थी, OQ1 होगी। इतनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर हो जाएगी। तो इन्होंने क्या बताया कि आय और समग्र मांग, आय का प्रभाव किस पे पड़ता है, आय का और या रोजगार का प्रभाव जो है वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर पड़ता है। और जैसे आय बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, और जब आय कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होती है। तो इसने तो क्या बताया था, विपरीत संबंध बताया था, ऋणात्मक। किसके बारे में, किसके साथ, कीमत के साथ। कीमत के साथ जो है वो ऋणात्मक संबंध है मांग का, लेकिन आय के साथ क्या है, धनात्मक संबंध है। आय के साथ क्या है, धनात्मक संबंध है। केन्ज ने आय और समग्र मांग के बीच संबंध बताया है, और सामान्य दृष्टिकोण में क्या बताया है, कीमत का और मांग का संबंध बताया है। देखो, अब दो बातें आई हैं कि कीमत के साथ जो है मांग का ऋणात्मक संबंध है, ऋणात्मक ढलान होता है इसका, नीचे की तरफ बाएं से दाएं जो है वो उसका ढलान नीचे की तरफ होता है, और इसमें बाएं से दाएं ऊपर की तरफ होता है। यानी कि धनात्मक संबंध है आय का और एग्रीगेट डिमांड का धनात्मक संबंध है केन्जियन दृष्टिकोण में। तो केन्जियन दृष्टिकोण में क्या बताया है कि आय का और एग्रीगेट डिमांड का संबंध है जो कि धनात्मक संबंध है, और सामान्य दृष्टिकोण में बताया है कि कीमत का संबंध है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, डिमांड के साथ, और उनका संबंध क्या है, विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, ऋणात्मक ढलान है। तो ये आसान सा टॉपिक था, इसको अच्छे से पढ़ना, ये बहुत ही ईजी है, अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक का। थैंक यू।